बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खुशामदीद। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। शाम के 5 बजे हैं और प्रोग्राम 5 के पंच में हम आज जम्मू कश्मीर के सियासी, इक्तिसादी और सलामती से जुड़े मामलात पर जैसे रोज गुफ्तगू करते हैं, ऐसे ही अहम तरीन मौजू पर गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी रखेंगे। और आज 5 के पंच में जरा उन सवालों की तह तक जाकर तहकीकात पर मबनी रिपोर्ट्स या हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। वो आदादोशुमार जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों या जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ बराह रास्त मामला जुड़ा है। आज बात तालीमी निजाम की करेंगे। अब तक मुतअद्दिद रिपोर्ट्स आपके सामने आई, मुख्तलिफ खबरें आती रहीं कि कहां पर क्या कमियां हैं, कितने स्कूल्स बंद हुए, कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के एज ग्रुप क्या है, सरकारी सतह पर इकदाम किए गए, इसके बावजूद भी बच्चे कई एक स्कूलों में एनरोल नहीं हो पाए, इसकी क्या वजूहत है, एक एक करके ये हम सब आपके सामने रखते रहे। लेकिन आज जरा उस डेटा को एनालाइज करेंगे जो एसर की तरफ से जारी किया गया है। और 5 के पंच में सबसे पहले सालाना स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 जो जारी की गई है, उसके चंद नंबर्स या आदादोशुमार आपके सामने रखते चलें। देही इलाकों की आज पर्टिकुलरली हम बात करेंगे, या रूरल एरियाज के अंदर जम्मू कश्मीर में निजाम तालीम इस वक्त कैसा है और कहां पर क्या करने की जरूरत है, ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। एसर की इस रिपोर्ट को जब हम खंगालते हैं तो पता चलता है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बेशतर रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में जम्मू कश्मीर में एक जैसी सूरत हाल है, कोई ज्यादा सिचुएशन बदली नहीं है। अगरचे तमाम तर इकदाम किए गए, इंतजामी सतह पर कोशिशें हुई, लेकिन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट या एसर की 2024 की इस रिपोर्ट को जो जारी हो चुकी है, जो बताती है कि सरकारी स्कूलों का निजाम बहुत बुरा है। तमाम तर कोशिशों और इकदाम के बावजूद भी महकमा तालीम की कारकर्दगी पर पूरे मुल्क के अंदर सवाल है, और यही हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है। कुछ एक नंबर्स ये भी बताते हैं कि 50% से ज्यादा ऐसे बच्चे जो 8वीं क्लास में है, लेकिन वो दूसरी या तीसरी जमात की किताब भी आप उनको खोल कर देंगे, वो भी उनके लिए मतन कर पाना बहुत मुश्किल है, उसको भी वो देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, जिसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। साथ साथ ये भी बताते चलें कि 70% से अधिक, 70% से ज्यादा ऐसे बच्चे जो आज के वक्त में नियर अबाउट 8, कुछ 9, 10 तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन बेसिक जो एजुकेशन है वहां पर सबसे ज्यादा खामियां पाई गई हैं। और रियाजी या मैथ को समझने से भी लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे जो आज के वक्त में कासिर, और इसकी तस्दीक हम नहीं बल्कि खुद अथॉरिटीज करते हैं। बाकी भी कमियां, बाकी भी परेशानियां जिसकी तरफ इशारा इस वक्त कर रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि देही इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा मुसीबत है, सबसे ज्यादा परेशानी है। और इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि ताजा सर्वे जो प्रथम नाम की एक तंजीम है उसकी जानिब से कराया गया, इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि 605 रूरल एरियाज के अंदर ऐसे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आज तकरीबन 6.5 लाख स्कूलों के बच्चों का सर्वे किया गया। सर्वे में उन बच्चों को शामिल किया गया, और न सिर्फ तालीमी निजाम के अंदर कमियां या खामियां सामने आई, बल्कि यह भी पता चला कि 15 साल, 16 साल या 17 वर्ष के आसपास के जो बच्चे हैं, वो भी स्कूल छोड़ने का वो जो रुझान था वो कम नहीं हुआ। निजाम तालीम पर जब सवाल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हम मुसलसल बात करते रहे हैं। इस पर मजीद जरा बात करेंगे। हमारे 4 खास मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और एक एक करके मेहमानों के पास भी जरा चलेंगे और जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल जो इस वक्त है, इसमें धकेलने का काम किसकी तरफ से किया गया। और ये जो हुकूमती सतह पर जो बार बार दावे होते हैं, कोशिशें की गई, हर बार कहा गया कि अथॉरिटीज अपने लेवल पर काम कर रही है, इसके बावजूद पहले हम एनरोलमेंट में फेल हुए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो मुतअद्दिद जगहों पर आपको शिकायतें आएंगी, उस पर भी संजीदगी से काम करने की बात होती है, लेकिन सूरत हाल बदली नहीं। और आज जब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई तो वो भी बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और इसलिए आज हमने मुनासिब समझा कि आपके सामने 4 खास शख्सियात को लाया जाए, जरा चीज़ों को मजीद खंगालते, और वो लोग जो एजुकेशन सेक्टर में या इस फील्ड में काम करते हैं, बच्चों के बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल बेहतर हो, इसके लिए कोशिशें मुसलसल जारी रखी। हमारे नुमाइंदे इमरान लाइकू भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर रिजवान आलम ठाकुर साहब भी हमें ज्वाइन किए हैं, मारूफ माहिर तालीम है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर रऊफ रफीक साहब भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। रशीद आजम इनकलाबी साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी महकमा आला तालीम, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरुआत जरा रिजवान साहब आप ही से करूंगा। पिछले दिनों जब आपने प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन किया था तो हमने अर्बन एरियाज के अंदर क्या सिचुएशन है डिस्कस की थी, लेकिन जब अब रूरल एरियाज को देखते हैं, ये किसी एक स्टेट या यूटी की बात नहीं है,
तमाम रियासतों और यूटीज के अंदर लगभग एक जैसी सिचुएशन है। एसर की ये जो आदाद-ओ-शुमार हैं, सालाना रिपोर्ट जिस तरफ हमें ले जा रही है कि आपने क्या किया और रिजल्ट्स उसके क्या हैं, किस तरीके से आप इसको एलोबरेट करेंगे, पर्टिकुलरली उन एरियाज की बात जहां पर ज्यादा काम करने की जरूरत थी लेकिन रिपोर्ट बताती है कि काम शायद मुनासिब तरीके से और सही तरीके से नहीं हो सका। देखिए, पहले ही मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने यहाँ दावत दी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो बहुत 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 उम्दा नफीस ये जो है डेलिब्रेशन और डिस्कशन होगा इस पे, क्योंकि यहाँ जो माहिरा जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं उनको अपना ग्रेटिट्यूड पेश करता हूँ कि सच अ वंडरफुल गैदरिंग इज ओवर हियर सो दैट वी कैन डेलिब्रेट नाइसली ऑन दीज थिंग्स। देखिए, जो रीजंस हैं, मैं पहले ही डायरेक्टली आई विल कम टू द पॉइंट। व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज थिंग्स? द रीजंस आर, आई विल एनैबोरेट देम इन 6 पॉइंट्स। फर्स्ट, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है टीचर्स का, इट्स इन्फ्लुएंस्ड एंड इट इज नॉट फेयर एट ऑल। एंड इसका मतलब क्या है? जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है दैट इज प्रिडोमिनेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वोट बैंक पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन। ये पहला इसमें जो दाग, हमारा जो डेंट लगता है इस सिस्टम में, वो इन चीजों से लगता है। सेकंड जो इसमें इशू है हमारा, वो है लैक ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। मेनी स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं कि बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिकल स्किल्स इनके पास मिल जाएं अर्ली स्टेजेस में, अर्ली ग्रेड्स में, तो वो डेफिसिट रहता है। उनको आगे भी जाएंगे तो उनका वो डेफिसिट एक्यूमुलेट ओवर टाइम रहता है। तो मींस उनका वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में चले जाते हैं, वो डेफिसिट हमेशा उनके साथ चलता ही चलता रहता है। थर्ड पॉइंट जो है वो टीचर्स शॉर्टेज एंड लो अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है ऑफन वी फेस शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स, स्पेशली इन रूरल एरियाज, एंड जो हमारे टीचर एब्सेंटिज्म है वो सबसे ज्यादा है, और इस दैट रेगुलेट द लर्निंग प्रोसेस। इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि मतलब टीचर एब्सेंट हो तो पढ़ाई कैसे होगी। स्टूडेंट अगर एब्सेंट हो तो फिर स्टूडेंट भी लेजर्स लेता है, वो भी बंक करता है, वो कुछ पढ़ाते नहीं है, छोड़ो यार अब जाना ही क्यों है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लिमिटेड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी है उसमें। जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो मतलब ये जो है हमारे वालिदैन हैं, उनका भी रोल इसमें है, लेकिन जो है वो पूरी तरीके से अदा नहीं करते, क्योंकि वो खुद इलिटरेट या उस लेवल के नहीं होते, उस मयार के नहीं होते कि वो अपने बच्चों को समझाए, बिठाए, पढ़ाए। खुद ऐसा नहीं होता है, उनके पास उतने वसाइल नहीं होते कि प्राइवेट ट्यूशन में उनको वो डाल दें। और एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस जो होती हैं, जो हमारे इसमें मतलब एक पास्ट में रह चुका है इसका, कि शटडाउन्स होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, हार्श वेदर कंडीशंस रहते हैं, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ये सब चीजें जो है, और प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर जो है स्कूल्स में वो रहता है। अच्छा, इसमें मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स लैक प्रॉपर क्लासरूम फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है। सो ये जो सब चीजें जो है, क्लासरूम्स का भी है इश्यूज, लाइब्रेरीज का भी इशू है, डिजिटल रिसोर्सेज का, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी वही है। आई वंडर how people will be dealt with, and how people will be taken into confidence to make this educational system a great system wherein there is accountability, there is responsibility, there is smooth functioning of the system. So ये सब चीजें जो है तो ये एक्यूमुलेट करती हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं इसमें। तो हमारे जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में दोनों में हम बाहर से टीचर्स को नहीं लाते, लोकल टीचर्स ही इसमें रहते हैं। मगर वेयर लाइज अ डिफरेंस? देयर सिलेक्शन प्रोसेस, देयर लाइज अ डिफरेंस, देयर अकाउंटेबिलिटी, देयर इज अ डिफरेंस। और हम देखते हैं कि मतलब जो भी मतलब प्राइवेट स्कूल्स में हम टीचर्स को देखते हैं, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होती है, प्रॉपर रेगुलेशन होता है, प्रॉपर मतलब जो सैलरी सिस्टम जो होता है उनका बड़ा अच्छा रहता है। तो यही सब चीजें जो है एक फैक्टर बनते हैं कि ये सब चीजें जो है इन पे हमको काम करना पड़ेगा और आगे ले जाना पड़ेगा अपने सिस्टम, वरना हमारा जो ये कौम है वो दैट वुड गो एस्ट्रे, दैट वुड नॉट बी मैचिंग विद द स्टैंडर्ड्स। वेयर किस रेट पे दुनिया आगे जा रही है, उस रेट पे हमको भी चलना है, हम उसके पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर रऊफ रफीक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, रशीद आजम साहब भी हैं। रशीद साहब, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनकी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश डॉक्टर रिजवान साहब ने की है, ये जो एसर की आज रिपोर्ट आई है, ये क्या एक तरह से इस बात की भी ऑफिशियल कंफर्मेशन है, तस्दीक है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ ज्यादा तवज्जो देना, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर जो ये कहा जाता रहा या वालिदैन की हमने ये भी दिलचस्पी बड़ी कम देखी कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ जाएं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ ज्यादा जाना उनने मुनासिब समझा,
क्या ये आज जो रिपोर्ट आई, जिस तरफ आदादोशुमार हैं या जिस तरफ तस्दीक वो कर रहे हैं, ये इसको हम सही मान लें, सरकारी मोहर लग गई है आज की? जो निज़ाम तालीम सरकार के हाथ में था वहां पूरी तरीके से हम नाकाम साबित हुए व्हेन इट कम्स टू रूरल एरियाज, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आज माजी के मुकाबले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज्यादा फोकस भी वही बन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौजू पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने पहला ये कहा कि हमारे यहाँ जो टीचर की सिलेक्शन जो होती है वो एज पर नॉर्म्स नहीं होता, इससे मैं मुतफिक नहीं हूँ। हमारे जो टीचर हैं हाईली ट्रेंड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, उसमें रत्ती भर कोई गुंजाइश नहीं है कि उनकी सिलेक्शन ठीक नहीं होती है। लेकिन पिछले 10 साल से हमारे कोई भी सिलेक्शन नहीं हुई है। और जैसे आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स की इनकरेजमेंट हो रही है, वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, ये फैक्ट है कि इस वक्त अगर कोई चपरासी भी है वो भी प्रेफर नहीं करेगा कि गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को डाले, वो भी प्राइवेट स्कूल में डाल रहा है। और जो लोग प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान भी देते हैं, वहां फीस भी देते हैं, लेकिन उसके बजाय गांव के बच्चे जो अमूमन हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन वहां उनको पेंशन नहीं मिलती, उनको कॉपियां नहीं मिलती, वालिदैन भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, और जो ग्राउंड पे है असलियत है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहे। हम सिर्फ वो जो किताबों पे चीजें हैं, जो ख्याली बातें हैं, वो हम करते हैं। देखें कि इस वक्त जो सिस्टम राइज है कि हम किसी बच्चे को डिटेन नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा पिकअप नहीं कर रहा है, उस्ताद उसको सालाना एग्जाम में डिटेन आप नहीं कर सकते, उसको फेल नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, शरारती है, उस्ताद उसको सजा नहीं दे सकता, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। तो इसके साथ जो दूसरी चीजें हैं ये कि जी, हमारी जो किताबें हैं वो फर्स्ट से लेकर इवन हाई सेकेंडरी लेवल तक जो है वो मादरी लैंग्वेज में नहीं है, वो उर्दू में नहीं है, वो हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में है। आप ये देखेंगे कि जो ये एक गांव का स्कूल है, वहां जो टीचर है वो 8वीं या 9th क्लास को पढ़ाने वाला है, वो खुद इंग्लिश नहीं जानता, लेकिन उसको इंग्लिश में उन किताबों को पढ़ाना पड़ता है। जबकि जो अब हालिया जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कहा जाता है कि मदर टंग में आप बच्चों को पढ़ाएं। जो इस असर की रिपोर्ट है कि मैथ में बच्चे कमजोर हैं, ये क्यों है कि हम 89, 90, 100, 79 ये तो रट्टा लगा देते हैं, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं है कि जो उनको 89 किसे कहते हैं, 44 किसे कहते हैं, 21 किसे कहते हैं। ये इवन जो पीजी बच्चे हैं उनको भी नहीं पता है कि ये क्या है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ देखेंगे आप जी कि जो स्कूल टीचर है उसको हर कोई काम करना पड़ता है, उसको मिड डे मील का ख्याल रखना पड़ता है, उसको इलेक्शन ड्यूटी देनी है, उसको जितने पोर्टल हैं उनके ऊपर जो डाटा है वो अपलोड करना है, सेंसस ड्यूटी है जो उसमें भी टीचर हैं, जो जितने दूसरी गवर्नमेंट के जितने भी हैं काम वो टीचर से लिए जाते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें हाईली जो स्टाफ की शॉर्टेज है। एक मिडिल स्कूल है उसमें सिर्फ 2 और 3 टीचर वो काम चला रहे हैं। आप देखेंगे कि 3 टीचर 40 सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएंगे। हमें सुपरविजन की लैक है, स्कूलों में सुपरविजन करने बहुत ज्यादा कमी है। मैं रशीद साहब दोबारा आपके पास आऊंगा। रऊफ साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इमरान साहब भी। इमरान, जरा एक ये भी बताइएगा,
पिछले 2-4 हफ्तों के दौरान आपने मुसलसल इस तरह की स्टोरीज को फॉलो किया। शहरी इलाकों में हमने स्कूल स्ट्रक्चर पर, निज़ाम पर और वहाँ जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी। बहुत ज़्यादा हवाला दिया जाता रहा, नेप 2020 का भी बहुत ज़्यादा काम हुआ, लेकिन क्या वो जो बेसिक पॉइंट्स थे जिन पर सबसे पहले हकीकी मानों में काम होना चाहिए था वो लैग कर रहे हैं, परेशानियां हैं? और जो पॉइंट्स रिजवान साहब फिर उसके बाद रशीद साहब गिनवा रहे थे, यही बुनियादी वजूहात है मालूम होती हैं, चूंकि आप गांव में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्कूल्स पर मबनी रिपोर्ट्स भी सामने रखते हैं। क्या कुछ आपने सूरत हाल का मुशाहिदा किया गांव देहात के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर? इस प्रोग्राम में मदद करने के लिए देखिए, पहली बात यह है कि जो हम हमेशा अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि जब एजुकेशन सेक्टर की बात आती है तो यहाँ कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जिस तरह हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ने अपना पॉइंट रखा, हमारे एक्सपर्ट दूसरे डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी, लेकिन हमेशा हम प्रैक्टिकल और फैक्ट एंड फिगर्स पे अगर बात करेंगे तो बेहतर होगा। और हर एक की अपनी ओपिनियन है और बहुत अच्छी बातें हुई इस प्रोग्राम में, लेकिन चूंकि आज हम स्पेसिफिकली तालीमी निज़ाम पर बात करें और वो भी हमारे रूरल एरियाज के मुतालिक, चूंकि हम भी जानते हैं कि अगर हम पूरे मुल्क का डेटा देखें या फिगर देखें तो हम 70% हमारी रूरल पॉपुलेशन है, जम्मू कश्मीर की हमारी 70% रूरल पॉपुलेशन है। और हमेशा हम प्रोग्राम में कहते हैं कि सिर्फ श्रीनगर और जम्मू सिटीज या डिस्ट्रिक्ट के टाउन्स को ही हम ना देखें, यहाँ तक महदूद ना रहें। तो पॉइंट जहाँ तक है कि हमारे रूरल एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है, ये हमारी हालत ज़ार है कि हमारा जो तालीमी जो निज़ाम है वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो डॉक्टर साहब ने कहा, कहीं सिस्टमैटिक तरीके से निज़ाम नहीं चल रहा है। और जो हमें फिगर्स भी बता रहे हैं, आसिफ साहब आपको याद होगा कि साल 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, एक स्कीम लॉन्च की थी, और इस स्कीम को हम सर्व शिक्षा अभियान SSA के नाम से जानते हैं। और इस स्कीम का बुनियादी मकसद ये था कि एक तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, और सबसे अहम ये था कि जो एजुकेशन फॉर ऑल, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सबको मुफ्त देना। और इस सिलसिले में स्कूल्स जो है वो तामीर किए गए, और खासकर जम्मू कश्मीर में इस स्कीम के तहत 18,000 से ज्यादा स्कूल्स जो है वो एस्टैब्लिश किए गए। लेकिन रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि जहां तक स्कीम का ताल्लुक है 10,690 प्राइमरी स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए, 7,371 अपर प्राइमरी स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए। लेकिन साल 2023 में हमारी सरकार को तकरीबन 4500 स्कूल्स, 4,393 स्कूल्स जो है वो बंद करने पड़े, वो वाइंड अप करने पड़े। क्यों करने पड़े? क्योंकि स्कूल्स में एनरोलमेंट ही नहीं था, बच्चों ने वहां दाखिला ही नहीं लिया। और मैं समझता हूं कि इससे हमारी सरकार पर और क्या तमाचा हो सकता है। किस एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की हम बात कर रहे हैं? भाई साहब, हमारे पास तो पैसा आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट हमें देती है, हमें यहाँ की स्टेट, चूंकि आज हम यूटी में है, हमारी यहाँ जो यूटी बजट है हमारा स्टेट बजट था, और बुनियादी मकसद ये था कि हमें क्वालिटी एजुकेशन मिले, बुनियादी मकसद ये था कि हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हो, हमारी जो एजुकेशन सेक्टर जो हमारा है वो बेहतर हो। उसके बाद आपको याद होगा कि सरकार ने एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की 2009 में, और इस स्कीम को हम रमसा स्कीम के तहत जानते हैं। और इस स्कीम का भी मकसद ये था टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं, और मैं दावे से पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, और अपने ओपन टॉक प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी, जो ये हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट में बैठे हैं, डायरेक्टर साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, हमारे जो एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे, ये जरा आप तकलीफ करें, अपनी कुर्सियों पे खड़े हो जाएं, और हम इन्हें अपने साथ लेंगे उन इलाकों में जहां पर हम इनको दिखाएंगे कि हमारा तालीमी निज़ाम कहां पे है। आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलिए, बारामूला में, मैं आपको फारफलंग एरियाज का विजिट कराता हूं। आप कुपवारा में मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुपवारा में टंगडार, गुरेज, करना वगैरह का। ठीक है इमरान, मैं आपकी बात को जरा कंटिन्यू करेंगे। रऊफ साहब भी इंतजार कर रहे हैं, फिर मुझे रिजवान साहब के पास जाना और रशीद साहब के पास भी। रऊफ साहब, आपका भी जरा फर्स्ट कमेंट हो जाए। रिपोर्ट्स मुसलसल हमने गिनी और
पिछले दिनों भी आदादोशुमार जब पेश किए गए हुकूमती सतह पर यूडीआईएससी का डेटा भी, जिसको एनालाइज करने में आपने भी हमारी मदद की थी, जरा आपका जो माहिराना तज्जिया है वो हो जाए सारी सूरत हाल पर। हम तो सिर्फ शहर के इलाकों को ज्यादा देखा, उन्हीं एरियाज में है, लेकिन असल में कहा जाता है कि हिंदुस्तान गाँव में बसता है, लेकिन गाँव में निज़ाम तालीम ये बताता है कि है क्या। आपका जरा इस पर पहला कॉमेंट हो जाए। जी आसिफ साहब शुक्रिया, और दूसरे पैनलिस्ट्स का भी यहाँ पे बड़े गौर से मैं सुन रहा था। इनकी काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास, इन्होंने जो पॉइंट्स रखे मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। और ख़ासकर जो इमरान साहब ने अपने पॉइंट्स रखे वो 100% मैं एग्री करता हूँ उसके साथ। जो इमरान साहब ने, उन्होंने बड़े एक्सपीरियंस के साथ और उन्होंने देखी ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है। जो आंकड़े हमारे पास आ गए जिस पे आज हम डिबेट कर रहे हैं कि एक तो मैथमेटिक्स जो आप बोल रहे हो, दिस इज 100% ट्रू। हमारे बच्चे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स में कहीं जो डाटा भी हमारे पास है इससे बदतर पोजीशन है, इससे बेहतर पोजीशन नहीं है, इससे बदतर पोजीशन है जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं। आसिफ साहब, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे पैनलिस्ट्स ने काफी ज्यादा पॉइंट्स रखे, लेकिन कुछ ऐड ऑन में पॉइंट्स करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पे ही ये प्रॉब्लम क्यों होती है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो ग्राउंड लेवल पे मैंने भी ऑब्जर्व किया है, खासकर अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जो प्राइमरी लेवल पे हम टीचर्स देख रहे हैं कि जिनकी टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई है, जिनकी ड्यूटी है प्राइमरी लेवल पे, आउट ऑफ 80% मैंने जो स्टाफ देखा है दैट इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, मैं खुद एजुकेशन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट दिस इज नॉट द क्रिटिसाइज, दिस इज फैक्ट। फैक्ट्स कांट बी चेंज्ड। क्या बात है कि जब हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो ट्रेन टीचर्स नहीं है हमारे पास प्राइमरी लेवल पे। देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स का एडमिशन डिक्लाइन हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं, जो हमारी प्राइवेट स्कूल्स है, जो हमारी टीचर्स है, मतलब हम ही एज ए पेरेंट्स है, एज ए ब्रदर्स, हम सिस्टर्स, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूलों में। वजह क्या है? जब हमने प्राइमरी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, यहाँ पे कि प्राइमरी लेवल पे हम बेसिक वो नहीं दे रहे एक बच्चे को, हम क्यों गवर्नमेंट स्कूल में इसको भेज देंगे? सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है टीचर्स प्राइमरी लेवल पे। मैं बार बार इस चीज पे ध्यान दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स आप रखिए। नंबर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी टीचर्स की क्वालिटी है। नो डाउट, देखो सिस्टम में मैं किसी टीचर को ये नहीं कहूँगा, लेकिन इनोवेटिव मेथड्स, जो नई नई टेक्निक्स हैं, हमारी बहुत सारी टीचर्स ऐसे हैं प्राइमरी लेवल पे, मैंने खुद देखे बहुत सारी स्कूल्स में, जो कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा नहीं है, कंप्यूटर की जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको आज के मॉडर्न तरीके, जो इनोवेटिव न्यू ऑडियो विजुअल तरीके हैं, वो उनको आते नहीं है। बच्चों को कैसे सिखाएंगे? ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, जो हमारे किंडरगार्टन स्कूल्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे, हमारे यहाँ पुलवामा में आपको पता है कि गवर्नर साहब ने उनको अवार्ड भी दिया है, तारिक मंजूर खान साहब, उनका मैं नाम यहाँ पे लेना चाहता हूँ। आप देखिए कि उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट स्कूलों की तरह। हमारे यहाँ पुलवामा में, मेन पुलवामा में न्यू कॉलोनी में एक स्कूल है, वहां पे वो ये है। अगर इस तरह के टीचर्स, ट्रेन टीचर्स हमारे प्राइमरी लेवल पे आए, डेफिनेटली एक तो ये हो जाएगा। सेकेंडली, हाईली स्किल्ड टीचर्स हमें चाहिए प्राइमरी लेवल पे। सेकंड, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मैथमेटिक्स जो हम बच्चों का देखते हैं कि हमारे प्राइमरी लेवल, इवन सेकेंडरी लेवल पे भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स नहीं है। जैसे यहाँ पे एक्स सेक्रेटरी साहब ने एक पॉइंट रखा था कि हमारी टीचर्स को, इसके साथ में बिल्कुल एग्री करता हूँ, हम टीचर्स को दूसरी ड्यूटीज देते हैं, टीचर्स को हर दिन कोई ना कोई हो, ये हमें निपटाना पड़ेगा। इन ड्यूटीज से हमें टीचर को फ्री करना पड़ेगा। और मैं क्या चाहता हूँ कि after every month, after every quarter, there should be one workshop, 10 to 15 days वर्कशॉप ट्रेनर टीचर्स के लिए, जिस तरह से पहले होता था, ताकि हमारे यहाँ के टीचर्स जो नए इनोवेटिव मेथड्स हैं वो अप्लाई करेंगे। और गाँव की बात, आपने जो गाँव की बात बोली, ये डेफिनेटली ये डिस्टर्बिंग फिगर्स हैं गाँव में, इससे बदतर हालत है। और जब तक अगर हम अपने बच्चे एज ए टीचर्स, अपने बच्चे हम प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, किस वजह से? जो हम वहाँ का स्टैंडर्ड देखते हैं, वो अगर हमारा 5th का बच्चा कम्पीट ही नहीं कर पाएगा किसी, जो हमारा लो लेवल का भी प्राइवेट स्कूल कोई अपने एरिया में होगा, 5th का बच्चा हमारे गवर्नमेंट स्कूल का 2nd के बच्चे से कम्पीट ही नहीं कर पाएगा।
करिकुलम भी ऐसा इंपॉर्टेंट जरूरी है। करिकुलम भी हमारा थोड़ा कुछ फॉल्टी सिस्टम है, हमें उसके लिए, हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। उसमें जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हमें, पिछली बार भी मैंने एक पॉइंट रखा था, अभी भी हमारे चाहे पुलवामा में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी स्कूल्स रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं। अगर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, अगर इतने फंड, जैसे इमरान साहब ने बात की कि SSA की सर्व शिक्षा अभियान, क्या वो रियली वो फंड ऑन ग्राउंड वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? मैं आप ही का सवाल अपने रशीद साहब से भी थोड़ी देर में पूछूंगा। मैं रिजवान साहब आपसे भी एक कमेंट की, ये जो हम कह रहे हैं ना कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बेहतर नहीं हो सका, तो क्या एक ये भी मसला है वाकई में स्किल एजुकेशन की जो बात होती है उसका इंप्रूव ना हो पाना नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट कर रहा है या डाल रहा है पूरे निजाम के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं ये कहूँगा ऐसी बात नहीं है। रशीद साहब एक मिनट, मैं आपके पास का नहीं है। रशीद साहब एक मिनट, मैं रिजवान साहब से मैंने सवाल पूछा, मैं आ रहा हूँ इसके बाद आपके पास। देखिए जो हमारे वहाँ जो अभी इन्होंने बोला कि मतलब आप अंदाजा कीजिए, आप गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल को आप कंपेयर कीजिए और बाद में जो इसका आउटपुट निकलता है स्टूडेंट और प्राइवेट स्कूल का जो स्टूडेंट निकलता है आउटपुट, आप उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे कैसे compete करा सकते हैं? आप अल्लाह के वास्ते हमें बताइए। एक स्टूडेंट को मतलब 8वीं जमात में प्लस माइनस नहीं आता है और उसका इंग्लिश पोअर होता है, मैथमेटिक्स पोअर होता है, आप साइंस पोअर रहता है, तो आप उसको कहते हो 12वीं जमात में के बाद आप नेशनल लेवल पे compete कीजिए, कैसे होगा वो? आप मुझे बताइए। So why don't you think of giving them concession or rebate of 20% there? It comes to because he has been from a government school. The government is not able to help them at the government level, so now we are giving you the rebate there. एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, टीचर्स की जो ट्रांसफर रहती है, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस थिंग। टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी कैसे रहेगी कि टीचर को आप कहेंगे, टीचर को कहेंगे भैया आप यहाँ आ जाओ, नहीं मैं नहीं था पिछले साल, यहाँ कोई और था। हाउ डज इट मैटर? मैटर इज आप 5-5 साल के बाद टीचर की ट्रांसफर कीजिए। अगर वो भी करनी है तो आप विंटर वेकेशन में गए, क्योंकि वो अपना पूरा टाइम वो खराब ना करे जब उनको पढ़ाना होता है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में व्हेन इट कम्स टू दुबई, अरब और मलेशिया, इंग्लैंड, वहां 98 और 99% के बीच में परफॉर्मेंस अप्रेजल का डिफरेंस होता है। 90% गेट आउट, 99% कम इन। देयर इज हायर एंड फायर पॉलिसी। यहाँ एक बार नौकरी में लग गया तो लग गया, कोई इसको पूछे अल्लाह के बगैर इसको कोई डांटने वाला नहीं है। 20-20 साल हो गए एक जगह लगे हैं। यही सवाल कल मैंने कॉन में मैडम से भी पूछा था, परेशानी ये थी, जवाब ये आया। एक और बात रिजवान साहब मैं ऐड ऑन कर दूं इसमें कि जवाब ये आया कि हम हेल्थ के बुनियाद पर मैक्सिमम जगहों पर, जैसे मैंने RETs को लेकर सवाल पूछा, तो हेल्थ की बुनियाद पर हम कहीं ट्रांसफर पॉलिसी किसी के लिए या मखसूस लोगों के लिए बना सकते हैं, लेकिन खुलकर नहीं। तो दैट मीन्स वो ये छोटी सी परेशानी दिखती है, लेकिन शायद बहुत बड़ा मसला ये आज के वक्त में है। I would like to add on this thing. आप जैसे जब एग्जामिनेशंस होते हैं तो आप फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाते हैं, स्टूडेंट नकल ना करे। ऐसे ही आप फ्लाइंग स्क्वाड्स क्यों नहीं बनाते जब देखना पड़ता है कि टीचर पढ़ाता भी है या नहीं, कितना पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, कब पढ़ाता है। आप वैसे ही फ्लाइंग स्क्वाड्स वहां भी बना दीजिए आप। This is how the system will be corrected. Otherwise it would be a huge chaos. तो ये जब स्टूडेंट्स के लिए फ्लाइंग स्क्वाड हो सकता है, टीचरों के लिए फ्लाइंग स्क्वाड नहीं हो सकता है कि, और आप ऑब्जर्वेशन में जाइए। The ZDO, CEO should stand up from his own chair, जैसे इन्होंने बताया, the gentleman, he should stand up and wake up from his sleep and he should go to the schools and look, sit in the classroom what the faculty member or the teacher is teaching. तो ये हमारा कौम जाया हो रहा है, खराब हो रहा है हमारा कौम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो these are very important things। और देखिए अगर नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट से ये नहीं हो सकता है, then privatize primary education. That is the best thing. Give recognition and incentives based on performance and output, especially when it comes to instead of paying teachers the salaries. This is so important. So इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई दो राय ही नहीं हो सकता है। एहतिसाब जरूरी है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस लौटूंगा, नेक्स्ट मेहमान के पास भी चलेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। निज़ाम तालीम के ताल्लुक से बात हो रही है और वक्त ज़ाया किए बगैर ज़रा आगे बढ़ते हैं। रशीद आज़म इनकलाबी साहब, मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा था, चूंकि आप सिस्टम के अंदर रहे हैं, बहुत करीब से चीज़ों को देखा है, काम किया है, और इमरान साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि सर्व शिक्षा अभियान की बात हो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात हो, और ये सारी स्कीमें मरकजी मामलत वाली शुरू तो की गई कि शायद चीज़ों को बेहतर किया जाए। ये स्कीमें
चूंकि आप बेहतर तरीके से सिस्टम को जानते हैं तो जरा ये भी बता दीजिएगा कि ये स्कीमें कहीं एग्जिस्ट भी करती हैं या जो ग्राउंड सिचुएशन होती है, रियलिटी होती है, हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी ऑफिसर्स के टेबल्स तक, उनकी चेयर्स तक पहुंचती हैं और वो उस पर भी कोई तवज्जो तलब हल की तरफ वो जाते हैं? रशीद साहब। नहीं, सर्व शिक्षा अभियान की जो यहाँ हमारे स्कीम है बहुत अच्छी चल रही है और चल रही थी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे यहाँ एक किसी पैनलिस्ट ने कहा कि प्राइमरी स्कूल्स में कंप्यूटर का देना चाहिए। प्राइमरी स्कूल का तो क्या बात करेंगे, यहाँ हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कंप्यूटर का कोई प्रोविजन नहीं है। पिछले दिनों में कुछ 500 या 600 लेक्चरर्स की पोस्ट एडवर्टाइज हुई तो कंप्यूटर की तरफ की एक भी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई। मैं ये कहूँगा कि कुछ अनफोर्सीन हैंड्स हैं जो वो काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं इनको किसी तरह फेल किया जाए और प्राइवेट सेक्टर की तरफ इनको ले जाया जाए। तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये वही होता है जैसे BSNL के साथ हो रहा है, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। आस्ता आस्ता हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे, प्राइवेट एजुकेशन को इनकरेज करेंगे, लेकिन कुछ अरसा के बाद जब ये प्राइवेट एजुकेशन इतनी महंगी हो जाएगी कि जो आम लोग हैं, दूर दराज एरिया के बच्चे हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। आप आज के दिन भी अगर आप एक डाटा करें, एक सर्वे किया जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स के आज भी उतने बुरे नताइज नहीं आ रहे जितने IAS KS बच्चे आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, उनकी शुरुआत गवर्नमेंट स्कूलों से हुई है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस वक्त इमीडिएटली हमें सुपरविजन करने की जरूरत है। जो हमारे पिछले कुछ सालों से हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इवन डायरेक्टर्स जो पावरलेस कर दिए गए थे, उनको नई हुकूमत को फौरन जो पावर्स हैं वो रिस्टोर करनी चाहिए। वो जिस स्कूल में जिस टीचर की जरूरत है वो फौरन वहां टीचर दे सके। आप ये कैसे के पास पावर्स थे तब उन स्कूल टीचर से एक्सपेक्ट कर सकते कि एक मिडिल स्कूल में सिर्फ 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उन 3 टीचरों से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? अच्छा, मसला ये भी है ना रशीद साहब कि मैथ का टीचर है, उसको कहा जा रहा आप उर्दू पढ़ाएं। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, मेरे अपने इलाके की मिसाल है कि साइंस वाले टीचर से उर्दू पढ़ाई जा रही है जिसको अपने नाम लिखना तक नहीं आता। कह रहे हैं हमारे मैथ का टीचर नहीं है, हमारे लेज का टीचर नहीं है, हमें अब इन्होंने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव की है, वो सेक्रेटरी करता है। तो आज मैथ का टीचर रिटायर हो जाता है तो 1 साल तक बच्चों को है। ये जानबूझ के कुछ अनफोर्सीन हैंड हमारी एजुकेशन सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, हम बहुत कर रहे थे। वो उस वक्त मुमकिन था कि जब जो लोकल लोग थे, चाहे वो कठुआ के हों, चाहे जम्मू प्रॉपर के हों, चाहे गुरेज के हों, चाहे श्रीनगर के हैं, उनको एम्पावर्स किया गया था कि वो लोगों के बेनिफिट्स के लिए फौरन इकदाम लेते थे और ले सकते थे। आज आप ये देखो कितनी बदकिस्मती है, बदनसीबी है, बेबसी है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू किसी स्कूल में हेडमास्टर नहीं दे सकता, किसी स्कूल में मैथ का टीचर नहीं दे सकता। अगर ये हालत है तो फिर शायद मुश्किल भी है। इमरान नाइकू साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे भी, फिर मैं रऊफ साहब के पास जाऊं। इमरान साहब, ये जब हम एजुकेशन और स्किल दोनों को मिलाकर देखते हैं ना, तो आज दोनों का वो शायद मियां बीवी वाला रिश्ता है, अगर आसान लफ्जों में समझें। ये जो हम वोकेशनल ट्रेनर्स को भी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफी वक्त से पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं। कल परसों कॉन्क्लेव में एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी हमने ये सवाल किया था, अगर इन लोगों को ही नई भर्तियों के बजाय थोड़ा ऊपर लिया जाए, काम किया जाए, इनसे मदद ली जाए, जो रिजल्ट्स 95, 92, 90% दे रहे हैं, शायद एजुकेशन भी अच्छी हो, स्किल डेवलपमेंट पर भी काम हो, और बच्चों के वो जो फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं कि आज 8वीं वाला बच्चा है, दूसरी की किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या इनको सही तरीके से अगर यूटिलाइज किया जाता है तो मसाइल का हल हो सकता है? पॉसिबिलिटीज हैं? आसिफ साहब, क्विकली मैं इसका रिएक्शन आपको दूंगा। पहले जो रशीद साहब ने बात की, एक कि पहले निजाम ठीक था और स्कीम के बारे में बताया कि स्कीम भी अच्छे तरीके से नाफिजुल अमल है, सारा कुछ स्ट्रीमलाइन हो रहा है। और दूसरा इन्होंने कहा कि डायरेक्टर्स के पास अब पावर्स नहीं है, इससे पहले पावर्स थे। इसका मैं फटाफट इस तरह से जवाब दूंगा।
आप देखिए, जब 2019 से पहले इन लोगों के पास पावर्स थे, चाहे वो डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरीज हैं, जो भी तालीम के शोबे में हमारे हायर ऑफिसर्स थे, ये बताएं कि इन्होंने कौन से यहाँ पे हीरे और जवाहरात यहाँ से जो है प्रोड्यूस किए। एक दूसरा ये कि जो एसएसए की बात की, ठीक है, ये कह रहे हैं स्कीम ठीक चल रही है, अगर ठीक चल रही थी तो फिर 400-450 स्कूल्स क्यों बंद किए गए। दूसरा तीसरा ये जो आप बता रहे हैं कि अगर हमारे पास वोकेशनल ट्रेनर्स हैं या टीचर्स हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम नई रिक्रूटमेंट करें, इन्हीं को क्यों ना ट्रेन करें। इसका सिंपल ये है कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे पास पॉलिसी मेकर्स नहीं है। और मैं डॉक्टर रिजवान साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि इन्होंने ये कहा कि अकाउंटेबिलिटी ऐसे होने चाहिए। ये जो टीचर्स है, इन्होंने समझा कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए, हमें सरकारी नौकरी मिल गई ना, अब दुनिया की कोई ताकत हमें निकाल नहीं सकती है। 80,000 1 लाख रुपए इनको महीने के बाद सैलरी आती है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, बच्चे को समझ। और इससे हमारे लिए, मैं समझता हूं, इससे हमारे डिपार्टमेंट की, हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए सितमजरीफी क्या हो सकती है। जो आपने आगाज में कहा कि एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो हमें कह रही कि 8वीं जमात के 50% से कम तो सेकंड क्लास के, दूसरी जमात की किताबें पढ़ने के काबिल नहीं है, तो इससे बड़ी सितमजरीफी नहीं हो सकती है। और मैं समझता हूं कि एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, और प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक, यूनिवर्सिटीज तक। और परसों के प्रोग्राम में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, और ये सारा जो मामला है निजाम तालीम है, इसको बेहतर करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स, हमें पॉलिसी मेकर्स की राय लेनी है, सोच और हिकमत अमली की जरूरत है। रऊफ साहब, एक छोटा सा कमेंट फाइनली आपसे भी कि वक्त कम है, काम बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए? ये जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में गैप है, ठीक कैसे होंगी चीजें? डेफिनेटली आसिफ साहब, जैसे आपने बोला कि इमरान साहब ने जैसे पॉइंट्स रखे, मैं सेम वही जैसे रिजवान साहब ने बोला। हमारी स्टेट में अनफॉर्चुनेटली J&K में ये ऐसा सिस्टम है ही नहीं एजुकेशन का। हम क्या बातें करेंगे यहाँ पे? अगर आप सिस्टम को बेटर बनाना चाहते हो, सबसे पहले आपको पॉलिसी मेकर्स, बीइंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कॉलर्स एसोसिएशन, मैं अपनी तरफ से आपकी चैनल की वसादत से इनको 195 कंट्रीज में जितने भी स्कॉलर, कश्मीरी स्कॉलर्स है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मैं फ्री ऑफ सर्विस इनको ये यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करूंगा अपनी स्कॉलर्स की, जिन्होंने लोहा मनवाया है अपने सब्जेक्ट्स में। हम इनके शाना बशाना खड़े हो जाएंगे कि कैसे हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। मैं एक्सपर्ट्स दूंगा जिन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड कम किया। नंबर दूसरी बात, स्किल्ड टीचर्स हमें चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें स्किल बेस्ड टीचर्स चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, रिजवान साहब ने, इमरान साहब ने बोला, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है यहाँ हमारे निजाम में, J&K स्टेट में। और एक पॉइंट में और रखना चाहता हूँ आसिफ साहब कि ये जो पोस्टिंग ऑफ टीचर्स हो रही है हमारी, जैसे कि मैडम के को आपने कल मैं देख रहा था, आपने उनसे क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने वहां से बोला एक तो मैरिज बेस्ड पे है। देखिए ये यहाँ नहीं चलेगा, मैरिज बेस्ड है, कहीं किसी की मैरिज हो गई है किसी जगह पे, ऑन द बेस ऑफ दैट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हम ले सकते हैं। इनको एक बार आप उसके लिए लीजिए, एक बार उनको मौका दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि इन्हें भी हमारा क्या सिस्टम चल रहा है, ऐसे 20 किलोमीटर हमारे टीचर दूर पोस्टिंग पे दूर है। आप क्यों नहीं अपनी ही एरिया, विद इन द एरियाज आप टीचर्स क्यों नहीं हायर करते हो, उनकी पोस्टिंग वहीं पे करते हो? इससे क्या हो जाएगा, जो जब लोकेलिटी का ही टीचर होगा उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा पड़ेगा एज कम्पेयर टू वो टीचर जिसको बाय रोड आना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के जरिए आना पड़ेगा। इसमें भी थोड़ा सिस्टम पोस्टिंग ऑफ टीचर्स हमें, जैसे रिजवान साहब ने बताया, हमें ऐसा करना चाहिए कि 5 इयर्स के लिए टीचर्स की पोस्टिंग कर दीजिए और उनको अकाउंटेबल बना दीजिए। उसमें रिजल्ट भी उनसे मांगिएगा। मैं माजरत चाहूंगा, मुझे रोकना पड़ रहा बीच में, वक्त मुझे आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। इनकलाबी साहब, डॉक्टर रऊफ रफीक साहब, डॉक्टर रिजवान आलम साहब और इमरान नाइको साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और इस खास और बेहद हसास मौजू पर गुफ्तगू शनीद करने के लिए। जितनी हमने बातचीत की, जितने सवालात पूछे, जवाब लेने की कोशिश की, ये कुछ भी नहीं है। जो रिपोर्ट है वो होश उड़ाने वाली है। 50% से ज्यादा बच्चे 8वीं तक पहुंच गए, लेकिन पहली और दूसरी की किताब उनको पढ़नी नहीं आती। जरा इस सवाल का जवाब तलाशिएगा एज ए पेरेंट, एज ए ब्रदर, एज ए जिम्मेदार शहरी होने के नाते, और उसके बाद हम बाकी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन बेसिक एजुकेशन से जरा सवालात पूछे जाएं। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है।